पहले समय में विजयनगर नामक राज्य में चंद्रमाधव नाम का एक राजा राज करता था। चंद्रमाधव प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही प्रेमी था। उसने पर्वत की एक सुंदर घाटी में अपने रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत किला बनवाया हुआ था, जो किला जल महल के नाम से विख्यात था। ऐसी सौंदर्य भरी घाटी के बीच बने जल महल में राजा चंद्रमाधव अपनी सुंदर रानी इंदुमती के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत ही सुखी था, किंतु अभाव केवल एक ही बात का था, संतान न होने का अभाव। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस दुख से बढ़ती हुई उम्र में राजा और रानी चिंतित रहने लगे थे। एक दिन राजा चंद्रमाधव ने अपने महल में ज्योतिषी को बुलवाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में संतान का योग है या नहीं, कृपया मुझे बताने का कृपा करें। ज्योतिष ने ग्रह और नक्षत्रों का गणना करके बताते हुए कहा, महाराज, रानी की कोख से एक संतान शीघ्र ही जन्म लेगी। यह जानकर राजा और रानी प्रसन्न हो गए। ज्योतिष को बहुत सारा इनाम दिया, किंतु ज्योतिष ने राजा को एक चेतावनी देते हुए कहा, महाराज, आने वाली संतान बड़ी भाग्यशाली होगी, किंतु 5 वर्ष तक उसके पैर धरती पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ज्योतिषी की बात सुनकर पहले तो बहुत चिंतित हुआ, किंतु धीरे धीरे इस बात को भूल गया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सारे जल महल में खुशियां छा गई। हर दिन त्योहार की तरह बीतने लगा। राजकुमारी का पालन पोषण बड़ी सावधानी से होने लगी। उसे हर समय पालने पर या दासियों की गोद में घुमाया फिराया जाता। जब वह कुछ बड़ी हुई तो बच्चों की गाड़ियों में बैठाकर दासियां उसे महल से बगीचे घुमाने ले जाती। राजा रानी चंद्रमुखी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। एक रात रानी इंदुमती राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ फूलों की सेज में सो रही थी। नजदीकी बगल के कक्ष में राजा चंद्रमाधव भी सोया हुआ था। सुबह अचानक कोलाहल सुनकर राजा की नींद खुल गई। चारों ओर रोना पीटना मचा हुआ था। राजा उठकर रानी के कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। रानी इंदुमती का फूलों जैसा सुंदर शरीर फूलों के बिस्तर पर निर्जीव पड़ा हुआ था। उसके साथ सोई राजकुमारी चंद्रमुखी भी गायब थी। सारे नौकर नौकरानियां रानी की आकस्मिक मौत पर दुखी होकर रो रहे थे। कुछ रक्षक और दास दासियां राजकुमारी को जल महल के कोने कोने बाग बगीचे में ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी राजकुमारी का पता नहीं लग पाया। अपनी पत्नी के आकस्मिक मृत्यु और बेटी के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के कारण राजा चंद्रमाधव का दिल टूट गया। वह हर समय उदास रहने लगा। उसने रानी के कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। राजा ने पूरे राज्य भर में घोषणा करवा दी। ध्यान से सुनिए सभी लोग, महाराज ने घोषणा की है कि राजकुमारी चंद्रमुखी का जो भी पता बताएगा उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिन बाद जल महल में पहरा देने वाला एक रक्षक ने बताया कि महाराज, जिस कक्ष में रानी की हत्या हुई थी और राजकुमारी गायब हुई थी, उसमें आधी रात के समय कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है। उस कमरे के आसपास के कमरे के कुछ लोग प्रतिदिन आधी रात को रानी के कमरे में किसी रोने और कराहने की आवाजें सुनते हैं। इस बात को सुनकर राजा को लगा कि राजकुमारी चंद्रमुखी के गायब होने का कुछ सुराग मिल सकता है, अतः उसने पुनः घोषणा करवा दी। सुनिए सुनिए, राजा ने यह घोषणा की है, जो भी व्यक्ति उस कमरे में रहकर रात भर वहाँ की घटनाओं का पता लगाएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएगी। वर्षों तक हर रात कोई न कोई आदमी उस कमरे में रहकर रात बिताने के लिए आता रहा, मगर वहाँ के भयंकर वातावरण में आधी रात तक किसी की रहने की हिम्मत न पड़ी। इस अवधि में कमरे के बाहर वाले दास दासियां और अंगरक्षक आदि रानी के कमरे में आधी रात को किसी की कराहने और चिल्लाने की आवाजें सुनते रहे। यह सब सुनकर राजा ने अपने पुत्री से मिलने की आशा ही छोड़ दी। राजा चंद्रमाधव के जल महल से कुछ ही दूरी पर एक विधवा एक बरगद के वृक्ष के नीचे
अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसका पुत्र बहुत ही सुंदर, साहसी और वीर था, किंतु निर्धन होने के कारण वह अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई थी। अपनी निर्धनता के कारण 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार उसके लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। अतः उसने राजा के किले के अंदर रानी के बंद कमरे में रहकर उसके अंदर घटने वाली भयानक घटनाओं के रहस्य का पता लगाने की निश्चय किया। उसने सोचा कि सफल होने पर वो अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। यदि असफल भी रही तो उसकी वर्तमान गरीबी से और क्या बुरा होगा। उसका बेटा जवान हो रहा है, वह किसी न किसी तरह अपना पेट पाल ही लेगा। इतना सोचने के बावजूद भी विधवा राजा के सामने अपना प्रस्ताव रखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन उसे जब पता चला कि भय से लोगों ने अब उस बंद कमरे के रहस्य का पता लगाने का प्रयास ही छोड़ दिया, तो वह राजा के पास गई। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं वह रहस्यमय कमरे में रात बिताने के लिए तैयार हूँ। राजा इतना सुनते ही चकित हो गए और चेतावनी देते हुए कहा, देखिए, वहाँ कुछ भी हो सकता है और संभवतः भय से आपकी जान भी जा सकती है। परंतु विधवा भी अपने निश्चय से नहीं डिगी। उसने राजा से कहा, महाराज, हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं। विधवा के लाख कहने पर भी राजा तैयार नहीं हुआ। तभी विधवा के पुत्र ने राजा से कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं एक वीर सैनिक का बेटा हूँ। यदि मेरी अभी उम्र कम है, मगर मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आप मेरी माँ को अनुमति नहीं देते तो उसकी जगह मैं कमरे में रात भर रहकर कमरे का रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हूँ। राजा उस विधवा के पुत्र, जिसका नाम भीमसेन था, उसकी बात पर तैयार हो गया। लेकिन विधवा ने अपने पुत्र को बहुत मना किया, किंतु उसने माँ का कहना नहीं माना। राजा की आज्ञा से भीमसेन को कमरे में ले जाया गया। उससे जब कहा गया कि वह अपनी जरूरतों के लिए जो कुछ चाहे उसे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा, तो उसने सिर्फ यही बताया, महाराज, केवल पीने के लिए पानी एक घड़े में कमरे में रख दिया जाए, साथ ही सोने के लिए बिस्तर तथा खाने के लिए भोजन का इंतजाम कर दिया जाए। भीमसेन की बताई हुई सभी चीजें रानी के कमरे के अंदर रखवा दी गई। भीमसेन उस कमरे में टहल टहल कर एक एक चीज का भली भांति निरीक्षण करता रहा। ऐसा करने में काफी रात बीत गई। वह पलंग पर लेटकर अपनी माँ के भविष्य के बारे में सोचने लगा। अभी सोच ही रहा था कि उसने आश्चर्यपूर्वक 12 बजने की घंटों की टंकार सुनी। फिर सहसा कमरे में साई साई की स्वर गूंजने लगा। साथ ही एक अजीब सी खुशबू का झोंका भी आया। वह विचित्र खुशबू कमरे में चारों ओर फैल गई। उसने अपने निकट ही सहसा किसी के चलने और कराहने की आवाज सुनाई दी। भयभीत होकर उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, मगर कोई दिखाई न दिया। तभी एकाएक उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर बर्फ जैसे स्वच्छ वस्त्र से सज्जित स्त्री पर पड़ी, जो उसी की ओर आ रही थी। पास आने पर उसने एक छाया का रूप धारण कर लिया और बोली, कौन हो तुम और मेरे पलंग पर क्यों लेटे हुए हो? उठो और भाग जाओ। वह दुष्ट अब भी आता ही होगा, वह तुम्हें भी मार डालेगा। उस क्रूर निर्दयी ने मुझसे मेरी फूल जैसी बच्ची को छीन लिया। हाय, मेरी बच्ची कहाँ होगी? जरूर वह उसे मारकर खा गया होगा। वह छाया जोर जोर से रोने और कराहने लगी। भीमसेन पहले तो उस छाया को देखकर कुछ डरा, किंतु जब वो अपनी व्यथा कहकर रोने लगी तो उसे समझते देर न लगी। यह छाया रानी इंदुमती की है, जो अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रमुखी के लिए तड़प तड़प कर रो रही है। भीमसेन ने चाहा कि वो रानी के छाया से कुछ कहे, किंतु उसी समय पलंग के कुछ दूरी पर कमरे के फर्श की धरती भयंकर आवाज के साथ धीरे धीरे फटने लगी। दूसरे ही पल उस कमरे के फर्श में एक बड़ा सा सुराग बन गया। सुराग के बनते ही धीरे धीरे एक विशाल राक्षस कमरे में ऊपर उभर कर सामने आकर खड़ा हो गया। राक्षस के खड़ा होते ही स्त्री का छाया गायब हो गई। राक्षस ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई,
फिर पलंग पर बैठे नवयुवक भीमसेन से उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे विशाल राक्षस को देखकर और उसकी बातें सुनकर भीमसेन ने कुछ डरा, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि कमरे में उसके लिए खाने को अच्छा भोजन और मिठाइयाँ रखी हुई है। वह तुरंत पलंग से उठा, उसने कमरे में रखी हुई खाने की वस्तु और घड़े में भरे जल को लाकर राक्षस के सामने रख दिया। फिर वह बोला, राक्षस राज, लीजिए भोजन कर लीजिए। राक्षस वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने सारी चीजें बड़ी जल्दी से खा डाली और घड़े का पानी एक ही सांस में पी गया। फिर वह बोला, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे उसी सुराग में उतरने लगा। कुछ आश्चर्यचकित तथा कुछ भयभीत हुआ। भीमसेन भी उसी राक्षस के पीछे पीछे यह जानने के लिए चल पड़ा कि देखिए यह राक्षस कहाँ जाता है। उस सुराग के तल में पहुंचकर भीमसेन ने अपने सामने एक नई दुनिया देखी। राक्षस के पीछे पीछे चलकर जहाँ वह रुका था वहाँ एक नदी थी जिसका पानी पिघले हुए सोने जैसा था। सोने के शिखरों वाले पहाड़ थे और चारों ओर हरी हरी घास के मैदान थे जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इन सभी के बीच से होता हुआ वह राक्षस आगे बढ़ा। वह प्रत्येक फूल को सहलाता हुआ जा रहा था। वहां से आगे बढ़ने पर एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहाँ के वृक्ष सोने के थे। इस प्रकार वह चलते चलते एक सुंदर महल में पहुंचा और फिर एक कमरे में वह जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और उसकी नाक इतनी जोर जोर से बोलने लगी जैसे कोई सुअर गुर्रा रहा हो। भीमसेन छुपा हुआ उसकी गतिविधियों को देखता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि राक्षस नींद में सो रहा है तो वह वहां से हटकर महल के दूसरे कमरों का निरीक्षण करने लगा। अचानक उसकी नजर एक कमरे में टंगे हुए सोने के पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक सुंदर सी चिड़िया इधर उधर फुदक रही थी। भीमसेन मैना के पिंजरे के पास जाकर खड़ा होकर उसे बहुत अच्छी तरह देखने लगा। मैना एक क्षण के लिए पिंजरे में रुकी और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह राक्षस तुम्हें मार डालेगा। इससे पहले कि उसकी नींद टूटे तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाता। यह कहते हुए भीमसेन ने मैना को जो मनुष्य की बोली में बातें कर रही थी अपनी सारी बात बता दी। मैना खामोश रहकर बड़े ध्यान से भीमसेन की बातें सुन रही थी। फिर बोली, मैं ही राजकुमारी चंद्रमुखी हूँ। एक रात जब मैं अपने माँ के पास कमरे में सो रही थी तो अचानक नींद के झोंके के कारण पलंग से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरे जमीन पर पांव रखते ही यह राक्षस वहाँ प्रकट हुआ और मेरी माँ से खाने को मांगा। वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ इस राक्षस को देखकर इतनी डर गई उसके हृदय की गति रुक गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राक्षस मुझे खाने के लिए बढ़ा लेकिन मेरे रूप को देखकर इसने मुझे नहीं खाया और मुझे वहाँ से उठा ले आया। इसने मुझे मैना बनाकर एक पिंजरे में कैद रखा है। यह रोज मेरे पास आता है, मुझे मैना से लड़की बनाता है और मुझसे प्यार की बातें करता है। मैना की बात सुनकर भीमसेन ने धीरज बांधते हुए कहा, तुम धैर्य रखो राजकुमारी, मैं तुम्हें यहाँ से बचा ले जाऊंगा। बस मैं जैसा बोलता हूँ तुम ऐसा ही करो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैना की बातें सुनकर भीमसेन ने एक तरकीब बताई और वो कुर्सी के पीछे जाकर छिप गया। तभी वहाँ राक्षस आया और वो मैना को राजकुमारी चंद्रमुखी बना दिया। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी ने बोली, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम हो कि मुझे छोड़कर बाहर चले जाते हो। मैं यहाँ अकेले परेशान हो जाती हूँ। कुछ ऐसा बताओ जैसे मैं तुम्हें जल्दी बुला सकती हूँ। ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर राक्षस बहुत खुश हो गया और उसने बोला, बस तुम इतनी सी बात के लिए परेशान थी, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। दूसरे कमरे में चांदी के पिंजरे में एक तोता है। तुम उसे जैसे ही छूओगी मैं जल्द से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतनी बातें कहकर राक्षस वहाँ से चला गया। भीमसेन चुपके पूरी नजारे देख रहा था। राक्षस के जाते ही भीमसेन राजकुमारी चंद्रमुखी के पास आ गया और बोला, राजकुमारी चलो मेरे साथ, चलो इस राक्षस को खत्म कर देते हैं। भीमसेन और चंद्रमुखी राजकुमारी दोनों उस कमरे को उधर चल पड़े जिस कमरे में चांदी के पिंजरे थे। कमरे में पहुंचते ही भीमसेन और चंद्रमुखी राजकुमारी चांदी के पिंजरे के पास गए
पिंजरे के पास पहुंचते ही भीमसेन ने पिंजरे के अंदर हाथ डालकर और तोते को बाहर निकाल लिया। थोड़ी सी तोते में हलचल होते ही राक्षस जहां था वहीं से चल दिया और राक्षस भी तेज रफ्तार से आ रहा था। जैसे ही राक्षस कमरे में आया वैसे ही भीमसेन ने तोते का गर्दन मरोड़ दिया और राक्षस वहीं पे मर गया। राक्षस के मरते ही भीमसेन और चंद्रमुखी राजकुमारी चैन की सांस ली और वो अपने राज्य वापस लौट आए। मैं इस वीर युवक और इस विधवा के पुत्र भीमसेन को राजकुमारी चंद्रमुखी का पति और इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ। और इस तरह से भीमसेन जो विधवा के पुत्र था, जो गरीबी से जूझ रहे थे, वो यहाँ का राजा बन गया।